गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास। बच्चों, आज आपका पीरियड 3 है। चैप्टर आपका अभी वही चल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम आज उसके आगे का पढ़ेंगे। हमारा आगे का जॉन वैन न्यूमैन जिन्होंने एडवेंट और एनआई जॉन जॉन वॉन न्यूमैन ने हमारा एडवेक और एनवेक कंप्यूटर बनाया, जिसमें कि हमारे डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी थी। उन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम्स बनाए थे जिनमें हम डेटा को स्टोर कर सकते थे। उन्होंने इन्वेंट किया था क्या, ऐसे कंप्यूटर्स जिन्हें हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते थे। अब हम आज उसके आगे का पढ़ेंगे। द जॉन वैन न्यूमैन architecture a computer which store the data. It consists of central processing unit, that means CPU, for processing arithmetic and logical instructions, a memory to store data and programs, input and output devices, and communication channels to send or receive the output data. जॉन वैन न्यूमैन ने क्या किया था कि अपने कंप्यूटर्स में क्या किया था, डेटा को इनपुट कराने के लिए और प्रोसेस कराने के लिए प्रोग्राम्स को स्टोर किया था, जिससे हम किसी भी कम्युनिकेशन के मीडियम से अपने डेटा को इनपुट करा सकें, प्रोसेस करा सकें और उससे क्या कर सकें, आउटपुट लेके उसको मेमोरी में स्टोर कर सकें। किसकी मदद से? सीपीयू की मदद से। जैसे कि उनको सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आउटपुट कंप्यूटर्स में स्टोर प्रोग्राम, ऐसे स्टोर प्रोग्राम्स डाले थे जिससे कि हम कोई भी डेटा को इनपुट कराएंगे, वो सीपीयू में जाएगा। सीपीयू की मदद से वो इनपुट सीपीयू में से दिया, फिर सीपीयू ने आउटपुट हमें दिया और वो मेमोरी में जो हम स्टोर कर रहे हैं वो सीपीयू से ही स्टोर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एनआई is the first binary programmable computer based on von Neumann architecture. एनआई का क्या काम था? ये फर्स्ट हमारा प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसमें कि पहली बार हम अपने बाइनरी डिजिट्स को, कंप्यूटर क्या है हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए एनआई में हम जो भी काम करते हैं, हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो इनपुट हम देते हैं, वो पहला हमारा ऐसा प्रोग्राम था जिसमें हम सारे अपने इनपुट को बाइनरी डिजिट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आया हमारा ड्यूरिंग द 1970 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप्स। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, चेंजमेंट होता गया। पहले तो हमारे जॉन वॉन न्यूमैन ने एडवेक में ऐसे स्टोर प्रोग्राम डाले जिन्हें हम इनपुट करा के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, और एनएक के में क्या हुआ, हमारे फर्स्ट प्रोग्रामेबल जो प्रोग्रामेबल बाइनरी डिजिट्स थी उनकी मदद से हम आउटपुट ले सकते हैं। ये हमारे ऐसे दो प्रोग्राम्स थे जिन्हें वॉन न्यूमैन ने इन्वेंट किया था। उसके बाद है ड्यूरिंग 1970 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। उसके बाद 1970 में धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, जो हमारे कंप्यूटर में एक सिंगल चिप्स के द्वारा अलाउड लगाने लगे। हम सीपीयू में क्या करने लगे, फिर धीरे धीरे जितना भी वर्क था वो एक सिंगल चिप्स में डालने लग गए। वो प्रोग्राम्स जो है हमारे उस सिंगल चिप्स में स्टोर होने लग गए। Moore's law predicted exponential growth in the number of transistors can be assembled in a microchip. मूर के जो लॉस थे उसमें क्या हुआ,
ट्रांजिस्टर्स, हमारे CPU में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स चिप्स लगे थे, तो उसने उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या किया, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक छोटे माइक्रोचिप में ही इंस्टॉल कर दिए। उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ी हमारी, 1970 में हमारा वर्क क्या हुआ, CPU में लार्ज स्केल में होने लग गया, सारा काम जो है वो सिंगल चिप्स के द्वारा चलने लग गया। उसके बाद इन द ईयर 1980 द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड, जो हमारे कंप्यूटर्स थे उनकी जो प्रोसेसिंग पावर थी उसको बढ़ाने के लिए बाय इंटीग्रेशन अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स ऑफ अ स्मॉल साइज चिप टर्म्ड एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद हमारे कंप्यूटर्स की पावर को, स्पीड्स को बढ़ाने के लिए 1980 में क्या किया गया, उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स जो है, स्मॉल साइज की चिप्स जो है वो लगाने लग गए। फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट feasible टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उसकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, वर्क को बढ़ाने के लिए ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करने लग जाया गया। ऑन अ सिंगल IC कॉल्ड IC दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कंप्यूटर्स में क्या हुआ, कंप्यूटर की डेंसिटी को अच्छा करने के लिए, स्पीड को, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग सिंगल चिप्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करने लग गए। इतना ये आपका था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का कैसे स्टार्टिंग से जनरेशन वाइज कैसे आगे आगे आता गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हमारे कंप्यूटर्स, धीरे धीरे कैसे हमारे कंप्यूटर्स का जनरेशन किया गया। IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर PC फॉर द होम यूज़र। IBM हमारी जो कंपनी थी उसने सबसे पहले हमारा PC कंप्यूटर यानी कि जो पर्सनल यूज़ के लिए था वो बनाया 1981 में, जो हम लोग घरों में यूज़ करने लग गए थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। वो हमारा कंप्यूटर जो है IBM कंपनी ने सबसे पहले बनाया था। एंड एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिन्टोश मशीन्स इन 1984। IBM ने जो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर बनाया था वो 1981 में बनाया था पर्सनल यूज़ के लिए, और उसके बाद एप्पल ने मैकिन्टोश के जो कंप्यूटर मशीन्स बनाई थी वो इन द ईयर 1984 में बनाई थी। द पॉपुलैरिटी ऑफ द PC सर्च्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस PC में यानी कि हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे इसमें क्या बनाया गया था, GUI का इस्तेमाल किया था, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिससे कि हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर्स पे कर सकें। ग्राफिक्स इन द सेंस जैसे कि हम कोई भी पिक्चर्स बना सकते हैं, PDFs बना सकते हैं, ग्राफिक्स पिक्चर्स हो गई, मूवीज़ हो गई, इमेजेस हो गई, इस फॉर्म में हम अपने कंप्यूटर्स पे यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया था। by Microsoft and other in the place of computer with the only command line interface। और जो उसमें कमांड यूज होते थे वो लाइन इंटरफेस यूज होते थे, लाइक यूनिक्स एंड डॉस। यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, कंप्यूटर में सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे सबसे पहले हम अपने PCs में इंस्टॉल्स करते हैं। उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो हमारे और कमांड्स को ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डाला गया था। उसके बाद उसमें हमारी जो कमांड यूज़ की गई थी वो कमांड इंटरफेस जो यूज़ किया था, इंटरफेस दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि हम अपने कंप्यूटर्स पे यूज़ करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कोई भी वर्क कर सकें। तो यूनिक्स और डॉस यूज़ किया गया था। Around 1990s, the growth of World Wide Web further accelerated mass usage of computers। उसके बाद धीरे धीरे 1990 में क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब WWW
एक वेबसाइट बना दी, वेब पेजेस बना दिए गए हमारे, जिसमें क्या होता है कि हम कोई भी, अब आज हम लोग अभी गूगल पे जाते हैं, कुछ भी सर्च करना है तो www. अपना जो भी हमको सर्च करना है, कोई भी साइट सर्च करनी है तो वो डालते हैं। तो वो वेब जो है वो 1990s से आया था। कंप्यूटर हैव बिकम टू इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। कंप्यूटर जो है आज के समय में हमारा सबसे यूजफुल एवरीडे ऑफ लाइफ हो गया है। Further, with the introduction of laptops, personal computer was made portable to a great extent. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लैपटॉप्स आने लग गए, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स जो थे उसमें भी बहुत सारे नए प्रकार के आने लग गए। दिस वॉज फॉलोड बाय स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पर्सनल मोबाइल फ़ोन्स आने लगे, टैबलेट्स आने लगे। तो वो जो सारा वर्क था वो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पे भी कर सकते हैं, टैबलेट्स पे भी कर सकते हैं। यानी कि मतलब जो हमारा कंप्यूटर है उसका काम जो है, अब हम ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को हम हर जगह लेके अपने साथ नहीं घूम सकते हैं, एक जगह पे ही हमको सारा सेटअप जो है वो रखना पड़ता है। पर धीरे धीरे उसको छोटा कर दिया गया, छोटा करते गए हम, उसको एक्सटेंड करते गए कि जिससे कि हमारा वर्क भी हो जाए और हमें इजी भी हो जाए। तो हमने मोबाइल फ़ोन्स में सारा अपना जितना भी डेटा है, इंस्टॉलेशंस हैं, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो अब मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स में हम डालने लग गए या टैबलेट्स में डालने लग गए, जिससे कि हमें कैरी करने में भी ईजी हो जाए। The next wave of computing device includes the wearable gadgets such as smartwatch, lenses, headbands, headphones। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अब जनरेशन बढ़ती गई है, वैसे वैसे अब जो कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, हमारे जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, उसमें बहुत सारे फर्दर इम्प्रूवमेंट्स होते गए। उससे हमारे क्या हुआ, नई नई चीज़ें आने लगी, जैसे हमारे बहुत सारे मैकेनिकल मशीनरी गैजेट्स आने लग गए, जैसे कि हमारी वॉच हो गई, लेंस हो गई, हेडबैंड्स हो गए, हेडफोन्स बना दिए गए, हमारी वॉचेस आने लगी। अब स्मार्ट वॉचेस आती हैं जिसमें कि हम अपना सब कुछ मतलब मैनेज कर सकते हैं, अपने फ़ोन को अपने वॉच से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ, हमने कितना डिस्टेंस वॉक किया वो चीज़ हम वॉच से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी हार्ट बीट कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के समय में बहुत सारे हमारे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल भी हो गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर मेमोरी। A computer system needs memory to store the data and instructions for processing। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी क्यों लगाई जाती है? डेटा को स्टोर करने के लिए। Whenever we talk about the memory of a computer system, we usually talk about the main और primary memory। स्टार्टिंग में भी हमने बताया था दो मेमोरीज, मेन और प्राइमरी मेमोरीज, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज भी जिन्हें बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क हो गई, हमारी पेन ड्राइव्स हो गई, मदरबोर्ड हो गई। तो जिसमें किसमें भी हम जो मेमोरीज जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, उस डेटा को प्रोसेस कराते हैं, वो हमारी मेमोरी कहलाता है। वी यूजली टॉक अबाउट द मेन और प्राइमरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी और ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि दैट मीन्स हमारी पेन ड्राइव्स हो गई, CD हो गई, जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर सिस्टम क्या यूज़ करता है? बाइनरी डिजिट्स को स्टोर करता है, डेटा को। द बाइनरी डिजिट 0 and 1। बाइनरी डिजिट्स मैंने शुरू में भी बताया था आप लोग को, 0 और 1 होती है। भाई कंप्यूटर क्या होता है, हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो बाइनरी नंबर्स में हमारे डेटा, जो डेटा हमने इनपुट किया उसको बाइनरी नंबर्स में चेंज करेगा और आउटपुट जो है वो हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है। विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स। जिन्हें हम बेसिक मेमोरी कहते हैं, जिन्हें बाइनरी डिजिट्स को हम बिट्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे कल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं, उनका सारा डिस्क्रिप्शन हम कल पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि आप सभी बच्चे जो है वो
NCERT की बुक्स परचेज कर लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। विदाउट बुक्स आप लोगों को थोड़ा ईजी नहीं होता होगा पढ़ने में, तो इसलिए बुक्स आप लोग जल्द से जल्द खरीदें और अपना वर्क प्लीज़ सब लोग सबमिट करें। थैंक यू।